सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम हाई क्लास 1 पर। विद्यार्थियों, आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। वार्षिक परीक्षा का ये 16वां पेपर है जो कि दिल्ली सरकार ने आपके लिए उपलब्ध करवाया है। तो पीछे भी हमने जब देखा था तो इसमें से काफ़ी प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीट होने की उनकी संभावना होती है। तो आप इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ें और पैटर्न तो बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा। बाकी प्रश्न भी अगर रिपीट होते हैं 10-20 नंबरों के तो आपको लाभ उसका होगा। 80 नंबरों का पेपर होने जा रहा है। 38 प्रश्न है आपके इसके अंदर। खंड वाइज प्रश्न है, आप देख रहे हैं भूगोल खंड है, इतिहास खंड है, राजनीतिक विज्ञान खंड, अर्थशास्त्र खंड है। प्रत्येक खंड 20 अंक का होगा। ठीक है, 20 चौके 80 हो गए आपके। आपको ध्यान रखना है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और केस आधारित प्रश्न इसमें शामिल है। ठीक है, फिर चौथे नंबर का जो सुझाव है, प्रत्येक प्रश्न है वो 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी इनके अंदर कहा जाता है, जैसे कि दूसरे वाले में 60 शब्दों से अधिक नहीं, फिर जो दीर्घ वाले हैं उसमें 120 शब्दों से अधिक नहीं। तो आप इसका ध्यान रखना, जितने शब्दों में शब्द सीमा में बोला जाए उसी शब्द सीमा में करना। फिर केस आधारित प्रश्न है, इसकी शब्द सीमा इन्होंने 100 शब्दों से अधिक नहीं हो ऐसा कहा है। 8वां जो सुझाव है, मानचित्र आधारित प्रश्न है वो 5 अंक का है, तो मानचित्र भी आप तैयार करें। उसके बाद में 9 वाला है कि प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है। तो आप देखें जो भी प्रश्न आपका अथवा में है उसमें एक ही प्रश्न आपको करना है, अथवा के ऊपर वाला या अथवा के नीचे वाला। 10वां जो सुझाव है वो है, इसके अतिरिक्त यह नोट करें कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को दिखता नहीं है, ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके प्रश्न अलग से हैं। तो वो प्रश्न वही बच्चे करेंगे जो दृष्टिबाधित है, सामान्य बच्चे उनको नहीं करेंगे। अब हमारा पेपर शुरू होता है। खंड का इतिहास, प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की। आपके सामने 4 विकल्प है, जॉन लोक, जीन जैक रूसो, लुई 15, लुई 16 और कार्ल मार्क्स। तो जॉन लोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉन लोक ने पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लोक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। प्रश्न है, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित की गई। जर्मनी के अंदर एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है इनेबलिंग एक्ट। और वो जो एक्ट था, वो एक्ट क्या है? तानाशाही एक्ट था। ठीक है, लोगों के अधिकारों का हनन करता था। फिर 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो तीसरा विकल्प है वो कहता है कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। अब आप उत्तर देख रहे हैं 1, 2, 3 तीनों सही है। तो हम देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों सही किस विकल्प में है, तो विकल्प डी में। तो डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर हमने 3 बातें पढ़ी हैं वो तीनों ही बातें सही है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या किया गया। उत्तर आपके सामने विद्यार्थियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या किया गया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। ऑप्शन आपके सामने है। 4 का प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बेटा देखो, ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जरूर आता है, ऐसे प्रश्न भी आप तैयार करें। उत्तर आपके सामने है। इसमें क्या है कि जो हमें दिए हुए हैं घटनाएं, ये 4 घटनाएं हैं। ये घटनाएं अव्यवस्थित है, इनका क्रम सही नहीं है। तो इनका क्रम सही क्या होगा? पहले घटना हुई। उत्तर अब हमारा 1, 3, 2, 4, यानी ये घटना 1 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1791 का जो संविधान है ये 4 पे। तो आप देख रहे हैं 1791 का संविधान, वैसे हमें पता चल रहा है कि ये जो दिनांक दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ 1774 दिया है, हम अगर दिमाग लगाते हैं तो पहली घटना तो 74 में होगी, दूसरी फिर यहाँ जून 1789 और
अगस्त 1789, जून 1789, तो आपको पता है पहले जून 1789 आता है तो ये दूसरे नंबर पे हो गई, फिर अगस्त आता है ये तीसरे नंबर पे हो गई, और चौथे नंबर पे फिर 91 का साल उसके बाद आता है। तो देखो कितना सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इनको हमने क्रम से जचा दिया और हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही हो गया। 5 का प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या कहता है ये प्रश्न कि लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए जिस समय लुई 16 का राज्यारोहण किया जा रहा था। तो बेटा देखो कितना अच्छा उत्तर इसका, राजकोष खाली था जिस समय लुई 16 का राज्यारोहण हुआ था। तो फ्रांस की स्थिति बतानी है, राजकोष खाली था, लंबे युद्धों के कारण कर्जा था वो बढ़ा हुआ था और फिजूल खर्ची अधिक थी। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा नहीं लगे तो अथवा में प्रश्न है ओलंप द गूंज के कार्यों की समीक्षा कीजिए। देखो इसका उत्तर क्या है, ओलंप द गूंज जो थे उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ संघर्ष किया और महिला एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा पत्र लिखा। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है, या तो ए का अच्छा लगे तो ए का और बी का अच्छा लगे तो बी का। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, पेपर थोड़ा बड़ा है, हमें थोड़ा खींच के जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, लेनिन के अप्रैल थीसिस के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। देखो लेनिन के 3 प्रावधान क्या थे, पहला था युद्ध को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, उन्होंने ये सुझाव दिया था। दूसरा सुझाव दिया सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, और तीसरा उनका सुधार था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये लेनिन के 3 सुझाव थे। ठीक है बेटा, ये 6 का उत्तर हो गया। 7 का उत्तर आप इनको रटिए, बार बार में याद कीजिए, प्रश्न रिपीट होंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा उसका। 7 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखो हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। कि हिटलर का जो उदय था उसकी आलोचनात्मक हमें समीक्षा करनी है। हिटलर के उदय के कारणों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। हिटलर के उदय के मुख्य कारण निम्नलिखित थे, वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई। जो वर्साय की संधि हुई थी वो जर्मनी ने उसको माना नहीं, उस पर थोपी गई जबरदस्ती। अपमानजनक संधि ने जनता में गहरा असंतोष भर दिया। फिर आर्थिक संकट 1929 की महामंदी के कारण जर्मनी में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति बढ़ गई जिससे लोग मौजूदा सरकार से निराश हो गए। राजनीतिक अस्थिरता, वाइमर गणराज्य की कमजोरी और बार बार बदलती सरकारों के एक शक्तिशाली नेता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फिर है हिटलर का व्यक्तित्व है, जो हिटलर का जो व्यक्तित्व है एक कुशल वक्ता था, उसने जर्मन प्रतिष्ठा को वापस लाने और युवाओं को रोजगार देने का प्रभावशाली वादा किया था। उसके पश्चात आप देख रहे हैं नात्सी प्रचार। ये नात्सी प्रचार क्या है, नात्सी पार्टी ने आधुनिक प्रचार तकनीकों को बड़ी रैलियों के माध्यम से हिटलर को एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। अब बी वाला जो प्रश्न है कि नात्सीवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नात्सीवादी दृष्टिकोण क्या है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। उत्तर है नात्सी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे, नस्लीय श्रेष्ठता। नस्लीय श्रेष्ठता, वे शुद्ध नॉर्डिक आर्यों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, आई बात समझ में, और किसी को नहीं मानते थे। और यहूदियों को समाज का शत्रु मानते थे, वो कहते थे कि यहूदी है वो समाज के शत्रु है। लोकतंत्र का विरोध, नात्सीवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ था। ठीक है, एक नेता एक राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास करता था। लोकतंत्र में तो आप देख रहे हैं जैसे भारत के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारी स्टेट है, सबका अलग अलग पावर है, लेकिन वो कहते थे एक नेता एक राष्ट्र। और लैम्बेस्ट्रोम, अभी लैम्बेस्ट्रोम क्या है, हिटलर अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता था ताकि जर्मन लोगों के रहने के लिए संसाधन और स्थान बढ़ सके। तो ये भी आपको पता है कि जब हम एक दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करेंगे तो तनाव की स्थिति पैदा होगी। कठोर नियंत्रण समाज पर पूर्ण
नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने विशेष सुरक्षा बलों और खुफिया इकाइयों का गठन किया था। चलो प्रश्न नंबर 8 का देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 8, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद आपके सामने है, पहले इस अनुच्छेद को देख लेते हैं, फिर उसके प्रश्न देखेंगे। ये सेम का सेम अनुच्छेद आपके पेपर के अंदर है, पेपर से ये लिया गया है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आपको पता है बेटा, युद्ध कोई भी हो उससे नुकसान ही होता है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो 1791 की क्रांति थी, अधिकार तो मिले, लेकिन अधिकार किनको मिले? अमीरों को अधिकार मिले। लोग राजनीतिक क्लबों में जुटे, जहां पर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैक के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने अपने क्लब बना लिए थे। यह आपका पैराग्राफ है। अब इसके उत्तर देखिए, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? उत्तर आपके सामने है, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। 8.2, 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए? उत्तर 1791 के संविधान से केवल अमीरों, सक्रिय नागरिकों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। क्रांतिकारी युद्धों के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ी? अब इन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि जो महिलाएं थी उनका क्या योगदान था, हम ये भी कह सकते हैं। तो पुरुषों के युद्ध के मोर्चों पर चले जाने पर, पुरुष हैं वो युद्ध में चले जाते थे, उनके जाने के कारण घर परिवार और रोजी रोटी की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर आ गई थी। मानचित्र आधारित प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों से संबंधित एक देश, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ। तो बेटा आप अपने संबंधित शिक्षक या इंटरनेट की सहायता से आप इनको जान सकते हैं। ये जो देश दिए गए हैं, ये देश वैश्विक पटल पर अपने भूगोल के अंदर जो आपका विश्व का भूगोल, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान, ये कहाँ पे है? इनमें से अगर रिपीट होते हैं तो आप उस मैप के अंदर उसको वही निशान लगा के उस पर लिख सकते हैं कौन सा देश कहाँ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपके सामने 4 उत्तर है, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी और खासी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, सही मिलान करना है। तो सही आपका ये जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन, उसमें ए वाला जो है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी अगर प्रश्न आ जाए तो आपको गोदावरी करना है, क्योंकि इनके अंदर गोदावरी नहीं है, इनमें जो है वो है महानदी। महानदी इन ऑप्शन के अंदर, विकल्प के अंदर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में मानसून का आगमन संभवतः कब होता है? तो आप सबको पता है, जून के आरंभ में। 13 का उत्तर क्या है? जून के आरंभ में मानसून शुरू हो जाता है। 14 का प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय जनसंख्या की 2000 की प्रमुख नीतियां उत्तर आपके सामने है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, शिशु मृत्यु दर है उसको कम करके, और बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना। 15 का प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हमारा मरुस्थल है उसकी क्या विशेषताएं? देखो उत्तर शुरू आपका, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर वर्षा से भी कम होती है। दूसरी विशेषता क्या है? इसकी जो जलवायु है मरुस्थल की, और वनस्पति बहुत कम पाई जाती है।
ठीक है ना, ये शुष्क है और इसमें वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं के बराबर है। समझ गए ना आप। 16 का प्रश्न, भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। ऐसे कौन से कारक है जो भारतीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं? तो भारत की जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों में उत्तर आप देख रहे हैं, अक्षांश। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसके कारण देश का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ऊंचाई, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला है जो मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। उसके पश्चात जो वायुदाब है एवं पवन तंत्र है, भारत की जलवायु यहाँ के वायुदाब, धरातलीय पवनों, जेट धारा और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों द्वारा भी निर्धारित की जाती है। भारत की जलवायु विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। देखो बी का कितना अच्छा प्रश्न है, सेम प्रश्न अगर आ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। पूरा उत्तर आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न है भारत की जलवायु विशेषताओं का विश्लेषण। देखो मानसूनी पवनों का जो प्रभाव, भारत की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी पवनों द्वारा संचालित होती है, जिससे ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। ठीक है, मानसूनी पवनें हैं वो ही निर्धारित करती है कि बारिश कैसे होगी, कितनी होगी। तापमान और वर्षा में विविधता, देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान और वर्षा में वितरण में बड़ी विभिन्नता है। राजस्थान का सूखा और मेघालय की अत्यधिक वर्षा, एक समय के अंदर ही जहां राजस्थान में सूखा पड़ता है और मेघालय के अंदर बारिश होती है। तीसरी बात करें ऋतु चक्र की, भारत में स्पष्ट रूप से 4 ऋतुएं देखी जाती है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा। वर्षा ऋतु मानसून का आगमन होता है और मानसून की वापसी का समय होता है। तो ये ऋतु चक्र है भारत का। 17 का प्रश्न देखो, गंगा नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूरी पूरी संभावना आने की। गंगा नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। उद्गम, उद्गम की बात करते हैं सबसे पहले। उद्गम है, भागीरथी का उद्गम हिमालय की गंगोत्री हिमालय से होता है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी है, वो कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, ग्लेशियर। संगम, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से इसे गंगा के नाम से बुलाया जाता है। उससे पहले ये क्या थी? भागीरथी थी। फिर देवप्रयाग के अंदर ये अलकनंदा से मिली है और इसका नाम अब गंगा हो गया। उसके बाद में विशाल विस्तार, यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो उत्तरी मैदानों के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचता है। सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदी पूछ हमें बतानी है, क्योंकि हमने गंगा नदी के तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख हम कर रहे हैं तो उसमें सहायक नदी भी आएगी। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जैसी प्रमुख नदियां इनमें आकर मिलती है। डेल्टा, अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन नाम का डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी तंत्र की विशेषताओं, दूसरा प्रश्न है ये बी वाला। सिंधु नदी की नदी तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। आई बात समझ में? उसके बाद में प्रवाह की बात करते हैं। यह पश्चिम की ओर से बहते हुए भारत के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है, अब सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, बनास, रावी, चेनाब और झेलम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आपस में मिलकर मिठानकोट पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। लंबाई, यह विश्व की लंबी नदियों में से एक है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। सिंधु जल समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत भारत इस नदी के तंत्र के कुल जल का केवल 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। याद रखने वाली बात है। मानचित्र आधारित प्रश्न, बेटा भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन तीन को उपयुक्त चिन्हों से दर्शाना है? तो आप अपने सर की सहायता से या फिर इंटरनेट के माध्यम से ये चीजें देख लीजिए। ये नदियां जो है, चिल्का झील, कंचनजंगा पर्वत शिखर, अनाईमुड़ी पर्वत शिखर और सांबर झील, ये कहाँ कहाँ पे है? इनमें हूबहू आने की पूरी पूरी संभावना है। खंड गए की ओर बढ़ते
प्रश्न नंबर 19 है, रंग भेद की नीति से अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक भेदभाव, नस्ली भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, असहयोग। तो इसमें नस्ली भेदभाव उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि गोरे जो लोग होते हैं उनकी संतानें, उनके उनके माता पिता सब गोरे ही थे। और जो एक तरफ जो इस्लाम काले लोगों का देखते हैं अमेरिका के अंदर या और दूसरे देशों के अंदर, उनके बच्चे भी काले होते हैं, उनके बच्चे भी काले होते हैं, तो वो एक नस्ल बन गई। तो ये नस्लीय भेदभाव के अंतर आता है। रंग भेद नीति किसमें आता है? नस्लीय भेदभाव। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक उसकी उसकी व्याख्या करता है। तो उन दोनों को हमें पढ़ना है कि वो दोनों सही है तो हम वो ऑप्शन करेंगे, दोनों गलत है तो वैसा ऑप्शन लेंगे, एक सही है गलत है तो वैसा ऑप्शन लेंगे। तो देखो अभिकथन क्या है? हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है। तो देखो बिल्कुल सही है, हम वोटिंग करते हैं, अपने अपने प्रत्येक नागरिक अपने नेता को वोट देता है। तो ये लाइन सही हो गई, प्रत्येक नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनता है, प्रतिनिधि यानी नेता। और दूसरा कारण है, भारत के चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम पारदर्शी होते हैं। तो हम ऐसा ऑप्शन चुनेंगे। तो ऐसा विकल्प है आपका उत्तर नंबर ए। उत्तर नंबर ए क्या कहता है कि कथन सही है और जो कारण है वो उसकी सही व्याख्या करता है। उत्तर नंबर ए, अभिकथन सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 21, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो विकल्प है इसमें सही उत्तर ये कह रहा है कि इसने अपनी तरफ से सही उत्तर निकाला है और वो कह रहा है कि जितने विकल्प है उसके अनुसार तो विकल्प ए ही सही है। ये विकल्प आपके सामने है, ठीक है। पहले में 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है, ये सेम का सेम आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 का है, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो आप देख रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका नेल्सन मंडेला, सबको पता है दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका नेल्सन मंडेला, पहले वाला ऑप्शन सही है। 23 का प्रश्न है, दो कथन है, लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को निचला सदन कहा जाता है। हमारा उत्तर है डी का, कथन एक और कथन दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो राज्यसभा है वो ऊपरी सदन है और लोकसभा वो निचला सदन है, ठीक है। तो हमारा डी का देखो ऑप्शन क्या था, कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, तो हमें ये वाला उत्तर करके आना है। प्रश्न एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। ये देखो प्रश्न में कहा था कि लोकसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को निचला सदन, तो दोनों ही चीजें गलत है। तो हम ऑप्शन छांटेंगे, ऑप्शन हमारा डी का है, कथन एक और अभिकथन दो दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 24, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ठीक है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति वो कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा पढ़ा लिखा हो अमीर हो गरीब हो, उसकी वोट की कीमत एक है, एक मूल्य है, एक ही वोट देगा वो। कानून का राज और अधिकारों का आदर करना, सही बात है, लोकतंत्र की ये परिभाषा बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। तो उत्तर नंबर डी में हम देखते हैं 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। ये केवल एक को सही कहता है, ये केवल दो को सही कहता है, ये केवल 1 2 को, तीनों गलत हो गए। डी का उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 25, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? देखो उत्तर कितना अच्छा, कितना सटीक उत्तर है। लोकतंत्र में बहुमत के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देने और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। बी का प्रश्न देखिए, अपने पसंदीदा मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मौलिक अधिकार जो भी आपको पसंद है
उसका नाम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। समानता का अधिकार, यह कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान मानता है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव रोकता है और सार्वजनिक स्थानों पर सभी को समान समान पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 26 का, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता क्यों है? ये तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं, रटने का प्रश्न नहीं है ये प्रश्न तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्यों आवश्यकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है, क्योंकि सुनिश्चित करते हैं कि जनता बिना किसी डर के अपना प्रतिनिधि चुन सके और सत्ता में बैठे लोगों के पास हारने का समान अवसर हो। 27 में एक प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सबसे बड़ी बात है वो अध्यक्ष होता है कैबिनेट का। विभिन्न मंत्रालयों के काम का समन्वय करता है और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, प्राइम मिनिस्टर साहब। बी का प्रश्न है, न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कौन करती है? हमारी न्यायपालिका करती है। रिट जारी करती है और केंद्र व राज्यों के बीच होने वाले कानूनी विवादों को भी कौन निपटाती है? न्यायपालिका सुलझाती है। 28 का प्रश्न, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद आपके सामने है, इसको पढ़िए बेटा। हम सीधे ही इसके उत्तर करते हैं, आप इसको पढ़िएगा, इसको पॉज करके। तो 28.1 राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ है? उत्तर, राजनीतिक कार्यपालिका में वे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं और सरकार की नीतियों के संबंध में बड़े फैसले लेते हैं। 28.2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को, जो राष्ट्रपति साहब है वो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है या जिसने गठबंधन से जीत हासिल की है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसकी सदन में बहुमत सिद्ध करने की संभावना सबसे अधिक हो। दोनों बातें इसके अंदर आपकी आ गई है। ठीक है, दोबारा देखो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, और यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अब क्या करें? तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसकी सदन में बहुमत सिद्ध करने की संभावना सबसे ज्यादा हो। खंड घ अर्थशास्त्र के प्रश्न है बेटा, बड़े अच्छे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है? तो हमारा जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, ये क्या करता है? ये भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है, एफसीआई का काम है। 30 का प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है मनरेगा हमारी, वो मनरेगा कब आरंभ की गई? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, जीवन बनाएगा आपके। मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई। 31 का प्रश्न देखिए, एक कथन है एक कारण है। कथन क्या है? भारत में निर्धनता संबंधित आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। जो निर्धनता का जो आंकड़ा है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण करता है। दूसरा जो है वैश्विक बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निर्धनता को निर्धारित करता है। जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है उसको निर्धारित करता है, उससे वो व्यक्ति कितना निर्धन है या कितना धनवान है उसको उसका निर्धारण करता है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। अब ऐसा उत्तर हमें देखना है, ठीक है, तो उत्तर नंबर बी का हमारा बिल्कुल
सही है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किसका प्रभाव है? तो आप सबको पता है बेटा, जब हरित क्रांति आई थी तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? ठीक है, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से ये कारण नहीं हो सकता। देखो, मैं तीनों कारणों को आपको समझाता हूँ। इन्होंने बताया कि भारत में गरीबी का कारण कौन सा नहीं है। तो आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना। अब आर्थिक विकास नहीं होगा तो गरीबी तो बढ़ेगी, तो ये कारण तो है, इन्होंने नहीं पूछा था। बेरोजगारी के कारण भी गरीबी बढ़ रही है, ये कारण भी है। जनसंख्या की वृद्धि होगी तो संसाधन कम होंगे, बसें कम होंगी, नौकरियां कम होंगी, ये कारण भी है। बड़े पैमाने पर उद्योग आएंगे तो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो क्या होगी? कम होगी। इसने क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो ये नहीं है। विषम की पहचान कीजिए। तो आप देख रहे हैं उत्तर नंबर डी, बैंकिंग। बाकी कृषि, मत्स्य और पशुपालन, ये तीनों ही उद्योग धंधे एक कैटेगरी के आते हैं। कृषि करना, मछली पालन करना और पशुपालन, बैंकिंग सेक्टर अलग है इनसे। ठीक है, कृषि, मत्स्य और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र है, जबकि बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 35, निर्धनता को दूर करने हेतु कोई 2 उपाय समझाइए। देखो कितने बढ़िया उपाय है। उत्तर है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हो, उद्योगों और कृषि के विकास में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 36, खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भारत सरकार की नीतियों की समीक्षा कीजिए। भारत सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रणाली पीडीएस के माध्यम से कम कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराती है और आपात स्थिति के लिए बफर स्टॉक रख रखाव करती है। प्रश्न नंबर 37, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई विकल्प कार्य योजना बनाइए। जो शिक्षित बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कार्य योजना बनाई जाए, बताओ। तो इसका उत्तर है व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना चाहिए, ताकि युवा रोजगार के लिए सक्षम बन सके। यानी उसको कोई भी, आजकल की युवाओं को हम कुछ भी बनाना सिखाएं, उनको इलेक्ट्रिक काम सिखाएं, मशीनी काम सिखाएं, पंखे बांधना, किसी मोटर को ठीक करना या किसी गाड़ी के इंजन का काम करना, कौशल पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई विकल्प बताओ। तो देखो, कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसानों को खाली समय में भी काम मिल सके। ऐसा नहीं है खेत खाली है 3 महीने के लिए बेरोजगार है, वो दूसरा काम करें। प्रश्न नंबर 38, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अनुच्छेद आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ के मैं बता देता हूं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न का कुल उत्पादन गिरावट आता है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी होती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्रों में आती है तो अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा बेबस होकर दूषित जल या सड़े भोजन के उपयोग से फैलने वाली महामारियों और भूखमरी से उत्पन्न शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण होती है। बेटा, इसको पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ें, तब आप देखेंगे आप जो भी प्रश्न कर रहे हो बिल्कुल सही होगा। क्या पूछा 38.1 में, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो इसका उत्तर क्या है, खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, फिर है अकाल की क्या विशेषता है? अकाल के दौरान भूखमरी, दूषित जल या सड़े भोजन के उपयोग से फैलने वाली महामारियों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट के कारण बड़े पैमाने पर मौतें होती है। अकाल जब पड़ता है तो मौतें होती है। 38.3, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा अकाल का कारण कैसे बन सकती है, व्याख्या कीजिए। सूखे से खाद्यान्न उत्पादन गिरता है, जिससे खाद्य की कमी होती है।
यदि यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है और कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि लोग भोजन न खरीद सके तो भुखमरी अकाल का रूप ले लेती है। अभी विश्व के मानचित्र पर आपको ए और बी को चिन्हित किया गया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को दर्शाता है और टर्की इसके आसपास के मध्य क्षेत्र को इंगित करता है। तो आप देखें यूएसए कहाँ है और टर्की कहाँ है। इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर बेटा कंप्लीट होता है। ये पूरा पेपर आपका सोलवर्ड मॉडल पेपर है और आपको और भी जो क्लासेज हैं छठी से 10वीं तक की, ठीक है, छठी से 10 तक की सभी क्लासेज हैं और उनकी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब वो प्लेलिस्ट किस नाम से बनी हुई है मैं आपको बताता हूँ। एनुअल एग्जाम 2025-26 हिंदी, ठीक है, इसमें आपको 6 से 10 तक की हिंदी के सोलूड पेपर मिलेंगे। फिर आप एनुअल एग्जाम 7वीं में जाएंगे 2025-26, तो उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार 8वीं में जाएंगे तो ऑल सब्जेक्ट के 8वीं के मिलेंगे। 10वीं तक आपको ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी। तो विजिट करें आप हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल है MHICLASSES1, ठीक है, उसमें जाके प्लेलिस्ट मिलता है ऊपर ऑप्शन, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तैयारी कीजिए, इसमें से प्रश्न रिपीट होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ इसको बार बार पढ़ें। धन्यवाद।